नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मणिपुर में पहले और उत्तर प्रदेश में छठे दौर का मतदान जारी। शांतिपूर्ण वोटिंग के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सातवें दौर के लिए वाराणसी में बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दिग्गजों का रोड शो। चुनाव आयोग का मणिपुर में बीजेपी पदाधिकारियों पर एफआईआर का आदेश। बिना इजाजत विज्ञापन छापने का मामला। 9 मार्च की शाम तक एग्जिट पोल के प्रसारण पर रोक। राष्ट्रपति का संसद में महिला आरक्षण पर जोर। कहा, राजनीतिक दलों की मर्जी नहीं, संवैधानिक व्यवस्था जरूरी। निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने की वकालत। दिल्ली में जीएसटी परिषद की 11वीं बैठक आज। पूरक विधेयकों को दिया जाएगा अंतिम रूप। संसद सत्र के दूसरे हिस्से में किया जाना है पेश। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से बेंगलुरु में दूसरा टेस्ट। 4 टेस्ट की सीरीज में मेहमान टीम 1-0 से आगे। दुबई टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में टिकाऊ और रॉजर्स से बोपन्ना मात्सकोवस्की की भिड़ंत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। आज मणिपुर में पहले दौर का मतदान हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में छठे दौर के लिए वोटिंग जारी है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में मणिपुर के मतदाता नजर आ रहे हैं जो वोटिंग के लिए लाइनों में खड़े दिख रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के वोटरों की है जहां बढ़ चढ़कर वो मतदान में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज दोनों ही जगह मतदाताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है। एक तरफ मणिपुर की तस्वीर तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में छठे दौर की तस्वीर जहां बुजुर्ग, युवा, यहां तक कि विकलांग जिनके लिए विशेष व्यवस्था मतदान केंद्रों पर की गई है वो सभी आज मतदान के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। शुरुआत मणिपुर की खबर के साथ कर रहे हैं। मणिपुर में मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। पहले दौर में 38 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। ये सीटें पश्चिमी और पूर्वी इम्फाल, विष्णुपुर, चूरचांदपुर इलाके में हैं। पहले दौर में यहां कुल 168 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें 7 महिलाएं भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा 11 प्रत्याशी सैकुल सीट पर हैं। अगर बड़ी पार्टियों की बात करें तो इस दौर में बीजेपी ने 38, कांग्रेस ने 37, सीपीआई ने 4, सीपीएम ने 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इस दौर में 11 लाख से ज्यादा मतदाताओं को हिस्सा लेना है। चुनाव आयोग ने 38 सीटों के लिए 2794 पोलिंग स्टेशन बनाए हैं। यूनाइटेड नगा काउंसिल की ओर से आर्थिक नाकेबंदी और उग्रवादी संगठनों के मद्देनजर राज्य में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। बड़ी तादाद में अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। और मणिपुर में क्या हाल है इस समय वोटिंग का, सीधे चलेंगे हम इम्फाल में मौजूद हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन के पास। अखिलेश, बताइए, आप सुबह से ही मतदाताओं का उत्साह दिखा रहे हैं। मणिपुर में पहले दौर का मतदान है। अब करीब 2 घंटे बाद किस तरह की तस्वीरें मिल रही हैं? देखिए प्रीति, मैं सुबह 7 बजे से ही यहाँ खड़ा हूँ और यह जो मतदान केंद्र है समझिए कि मणिपुर का बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधानसभा भवन के ठीक सामने का यह मतदान केंद्र है और सुबह 7 बजे से ही यहाँ महिलाएं, सबसे पहले महिलाएं बड़ी संख्या में आ रही है। वैसे भी मणिपुर में महिलाओं वोटरों की संख्या पुरुष वोटरों की संख्या से काफी ज्यादा है। और यहाँ एक तरह से कहें कि अभी तक 8 बजे तक जो हमको तस्वीर मिली थी, 8 बजे तक तकरीबन 10% से अधिक वोटिंग हो चुके थे और अगर यही हाल रहा तो काफी अच्छी वोटिंग होगी। और मणिपुर की खास बात यह है कि चूंकि सूरज यहाँ जल्दी उगता है और जल्दी डूब जाता है, इसलिए 7 बजे से 3 बजे तक ही मतदान होगा। जो आम राज्यों में 5 बजे तक होता है तो 3 बजे तक ही होगा। इसलिए हो सकता है संभवतः लोग ज्यादा तेजी से और जल्दी आ रहे हों। और आपको एक फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ की एक महिला मतदाता है, वो अभी वोट दे के आई हैं और उनसे मैं बात करता हूँ कि उन्होंने क्या सोचा, किस आधार पर मतदान किया। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नितुजुम शैलेजा। तो आप काफी सुबह मतदान करने आ गई, क्यों इतना उत्साह है आपके अंदर? मेरे जो अंदर है ना वो मैं डेवलपमेंट है ना, वो जो चाहती हूँ मैंने जो काज किया है वो ये सारे मणिपुर के लिए है।
क्या चाहिए आपको? मैं थोड़ा ये बर्न ब्लॉकेट जो हमेशा मणिपुर में है ना, वो एलिमिनेट करना चाहती हूँ। महिलाओं को इससे ज्यादा परेशानी है? हाँ, परेशानी है। तो प्रीति, आप देख सकती हैं कि महिलाएं जो घर चलाती हैं, महिलाएं जो यहाँ के मणिपुर के आम जिंदगी में महिलाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनके दिमाग में विकास का मामला भी है, डेवलपमेंट के अलावा जो बंद ब्लॉकेड है, बंद ब्लॉकेड से भी लोग आज ही आ चुके हैं और जो यहाँ की आम राजनीतिक जीवन जरिया में शामिल हो गई है। तो हर जगह लोग ये बोल रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ का जीवन चलना चाहिए। तो आज सुबह के अभी तक के मतदान की प्रक्रिया में यही दो मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं और एक तीसरा मुद्दा करप्शन का दिखाई पड़ रहा है कि मणिपुर में विकास, करप्शन और बंद और ब्लॉकेट से मुक्ति। जाहिर तौर पर आर्थिक नाकेबंदी लगातार मणिपुर से इसी तरह की खबरें आई पिछले कुछ महीनों से और सीधे तौर पर आम जनता पर उसने असर डाला ही है। इसीलिए जितनी भी आप बात कर रहे हैं, आर्थिक नाकेबंदी सबसे पहले उनकी जुबान पर आ रही है। इसके अलावा चलिए राजनीतिक समीकरण की बात करें। 15 साल से इबोबी सिंह, और हम देखें तो जब 2012 में चुनाव हुआ था तो 42 सीटें कांग्रेस ने जीती और कहा था कि विपक्ष नहीं है मणिपुर में। इस बार किस तरह का विपक्ष या किस तरह की टक्कर हम कहें इबोबी सिंह के सामने है? ना देखिए, इबोबी सिंह के सामने इस बार चुनौतियां ज्यादा हैं और अभी हम जिस इलाके में जो फर्स्ट फेज का चुनाव है, फर्स्ट फेज के चुनाव में इबोबी सिंह के सामने एक चुनौती इसलिए है कि यह इलाका एक तरीके से कहें कि आर्थिक नाकेबंदी से सबसे परेशान इलाका है। यह समतल का इलाका है, कृषि भूमि है और यहाँ खास तौर पे बड़ी संख्या में मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं, जिस समुदाय से इबोबी सिंह खुद भी आते हैं। तो यहाँ से उनको सबसे अधिक सीटें मिलने की उम्मीद है, क्योंकि एक जो प्रतिक्रिया होती है, हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया, जो नाकेबंदी है, नाकेबंदी के खिलाफ यहाँ काफी प्रतिक्रिया है, लोगों के अंदर गुस्सा है, क्योंकि हर आदमी का जीवन यहाँ प्रभावित हुआ है। लेकिन वह कितना असर डालेगा, वह जितना मुखर है, उसके अलावा कुछ साइलेंट वोटिंग होती है, तो साइलेंट वोटिंग कितनी हो रही, क्योंकि इबोबी सिंह के खिलाफ ये जो 3 टर्म का जो एक एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी एक भावना भी बनती है लोगों को। एक्सपेक्टेशन जो होते हैं ज्यादा, उस एक्सपेक्टेशन पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं। और मणिपुर एक ऐसा स्टेट है जहां की आमतौर पे आंदोलन होते रहते हैं, बंद होता है, हिंसा होती है और उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट की यहाँ एक बड़ी समस्या है। मणिपुर के लोग पढ़े लिखे तो हैं, अच्छी संख्या में लोग पढ़ते हैं, लेकिन उस तरीके से रोजगार नहीं है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है इस स्टेट में। तो यह भावना कितनी काम करती है और कितनी आर्थिक नाकेबंदी के खिलाफ प्रतिक्रिया काम करती है, यह बहुत ही देखने वाली बात होगी और इसी के आधार पर इबोबी सिंह का भविष्य तय होगा। मतलब आप समझें कि पहले चरण के इस चुनाव में इबोबी सिंह मुख्यमंत्री का भविष्य तय होना है। दूसरे चरण के चुनाव में उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि दूसरे चरण के चुनाव में आमतौर पर नगा इलाके हैं और जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ की सीटें कम है, उसमें आने वाले हैं। और जहां मिश्रित तौर पे जनसंख्या है, कुछ खास इलाके में नगा ज्यादा है, कुछ खास इलाके में कुकी और मैती मिश्रित तौर पे हैं, तो वह जो है वो बाद में होगा, सारी पार्टियों को उसमें फायदा मिलेगा। लेकिन यह इबोबी सिंह का सबसे बड़ा गढ़ है और इसी में उनकी परीक्षा होनी है। बिल्कुल, यानी विधानसभा, मणिपुर विधानसभा की तस्वीर कैसी होगी, बहुत कुछ इस चरण में तय हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप अखिलेश सुमन, लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो बढ़ चढ़कर मतदाता मणिपुर में भी पहले दौर की वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, वहां छठे दौर का मतदान चल रहा है और इस दौर में उत्तर प्रदेश की 7 जिले की 49 सीटों पर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। यहां भी सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। महिलाओं और युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है, तो बुजुर्ग भी पीछे नहीं हैं। मतदान केंद्रों पर बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए खास व्यवस्था की गई है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी की है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 1.25 करोड़ मतदाताओं को 635 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करना है। इस दौर में 94,78,923 पुरुष, 78,06,416 महिला, 988 किन्नर समेत कुल 1,72,86,327 मतदाताओं को 635 उम्मीदवारों की किस्मत तय करनी है। यूपी में छठे दौर में बीएसपी ने सभी 49 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बीजेपी ने 45, समाजवादी पार्टी ने 40, आरएलडी ने 36 और कांग्रेस ने 10 सीटों पर उम्मीदवारों को टिकट दिया है।
साथ में 174 निर्दलीय उम्मीदवार भी आज चुनाव मैदान में हैं। इस दौर में जिन अहम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है उनमें स्वामी प्रसाद मौर्य, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही, अंबिका चौधरी और नारद राय समेत कई आला नेता शामिल हैं। तो सीधा हम चलेंगे आजमगढ़। श्याम सुंदर मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। श्याम, अब बताइए 2 घंटे बाद कैसा उत्साह नजर आ रहा है आजमगढ़ में? देखिए प्रीति, हम यहाँ पर नेशनल शिबली कॉलेज में हैं जो 1883 में स्थापित हुआ था और यहाँ पर ज्यादातर अल्पसंख्यक मतदाताओं का मतदान केंद्र है। सुबह से ही काफी उत्साह के साथ, खासतौर पर महिलाओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है। काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाएं पहुंच रही हैं और प्रशासन ने इस कॉलेज पे जो मतदान केंद्र बनाया गया है उसको आदर्श मतदान केंद्र बनाया है। बाकायदा यहाँ पर कारपेट बिछाए गए हैं, पीने के पानी की व्यवस्था की गई है और जो स्पेशली एबल लोग जिनको कहा जाता है, दिव्यांग जिनको कहा जाता है, उनके लिए भी खास तौर पर व्हील चेयर का इंतजाम किया गया है। दूसरी व्यवस्थाएं की गई हैं। सुबह से ही काफी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल, हम और अपडेट लेंगे। फिलहाल हम कृति के पास चलते हैं, गोरखपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। कृति, गोरखपुर माना जाए सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा यहाँ से जुड़ी हुई है। किस तरह की वोटिंग गोरखपुर में अब 2 घंटे बाद देखने को मिल रही है? जी हाँ प्रीति, देखिए यहाँ पर चुनाव आयोग ने कई जगह साइन बोर्ड लगा रखी है, होर्डिंग लगा रखी है कि सारे काम छोड़ दो, पहले वोट दो। शायद इस बार जनता ने इस मैसेज को काफी सीरियसली लिया है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। प्रीति, फर्स्ट टाइम वोटर है जो महिलाएं हैं। अभी फिलहाल चुनाव आयोग से जो फिगर हमें मिल रही है तकरीबन 10% वोटिंग हो चुकी है। अब आगे एक्सपेक्टेशन है कि और भी बढ़ता जाएगा। अगर 2012 की मैं बात करूं तो देखिए 55.04% वोटर टर्नआउट रहा था। इस बार उम्मीद है कि वोटर टर्नआउट और अच्छा रहेगा। लोग बड़ी संख्या में घर से बाहर निकलेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कृति, अपडेट लेंगे आपसे। फिर से हम चल रहे हैं शाम के पास। शाम, आपने बहुत दिनों से आप आजमगढ़ का दौरा कर रहे हैं और आजमगढ़ के बारे में एक बात कही जाती है कि यहाँ चौराहों से ज्यादा तिराहे हैं। क्या इस बार सियासी समीकरण भी कुछ इसी तरह नजर आ रहे हैं? एक तरफ एसपी कांग्रेस गठबंधन, दूसरी तरफ बीजेपी बीएसपी, या फिर सीधा रुख हम कहें एसपी के गढ़ की तरफ ही मुड़ता दिख रहा है? क्या नजर आ रहा है? जो आपने बात जोड़ी कि यहाँ चौराहे से ज्यादा तिराहे हैं, बिल्कुल उसी तरह के समीकरण चुनाव में भी नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए दांव बहुत बड़ा है क्योंकि पिछली बार उन्होंने 10 में से 9 सीटें जीती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है और दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है अगर उनको राज्य में यहाँ पर सत्ता हासिल करनी है कि ये जो 49 सीटें हैं इन पर उनको जितने कामयाबी हो सके वो कामयाबी मिले। खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह के इक्वेशन, जिस तरह के समीकरण बिठाने की यहाँ पर कोशिश की है वो काफी दिलचस्प है देखने में। और सबसे ज्यादा अगर चर्चा इस फेज में किसी पार्टी की हो रही है तो वो बहुजन समाज पार्टी की हो रही है। उसकी खास वजह यह है कि यहाँ पर अल्पसंख्यक मतदाता काफी बड़ी तादाद में हैं और बहुजन समाज पार्टी को यह उम्मीद है कि जिस तरह की रणनीति उन्होंने बनाई है उसका फायदा उसको मिल सकता है। खासतौर पर जिस तरह से मुख्तार अंसारी जो खुद जेल में है, मऊ में है, मऊ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसका असर यहाँ आजमगढ़ तक आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल एक राजनीतिक पार्टी है 2011 में जिसकी स्थापना हुई थी, उसका समर्थन भी बहुजन समाज पार्टी को मिला है। तो बहुजन समाज पार्टी को यह उम्मीद है कि अल्पसंख्यक मतदाता उसकी तरफ झुकेगा और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी जो गैर यादव ओबीसीज हैं, जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं, उनको साधने की कोशिश की है। चाहे वो आप बात करें राजभर जो एक ओबीसी यहाँ पर हैं, उनसे काफी उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी को है। ओम प्रकाश राजभर उनके नेता हैं, उनके साथ अलायंस किया है। इसी तरह से अपना दल है जो कुर्मी, जिनको पटेल भी कहा जाता है, तो जो गैर यादव वोटर्स हैं उनको लुभाने की कोशिश की है, उनको साधने की कोशिश की है। और यादव और मुस्लिम जो समीकरण रहा है वो समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट बैंक रहा है। तो
इस तरह से तमाम राजनीतिक दलों ने पूर्वांचल के इस छठे चरण में जो सामाजिक समीकरण हैं उनको ध्यान में रखते हुए काम किया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का होमवर्क इस मामले में शायद बाकी दो अपने जो प्रतिद्वंदी हैं, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, उनसे थोड़ा सा बेहतर नजर आता है। बिल्कुल देखना होगा किस तरह की सेंधमारी हो पाती है समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में इस बार। और जैसा हम देख रहे हैं मतदाताओं का उत्साह छठे दौर में भी हमें उत्साहजनक देखने को मिल रहा है। लगातार अपडेट देने के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आजमगढ़ से। और उत्तर प्रदेश में अब 7वें और अंतिम दौर के लिए प्रचार तेजी पर है। तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन तक अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री जौनपुर में भी आज एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी 1:30 बजे साझा रोड शो करेंगे। उधर बीएसपी प्रमुख मायावती भी वाराणसी में जनसभा को संबोधित करेंगी। चुनाव आयोग ने बिना अनुमति चुनावी विज्ञापन छपवाने के लिए बीजेपी पदाधिकारियों को दोषी माना है। आयोग ने राज्य के बीजेपी पदाधिकारियों और अखबार के खिलाफ मुकदमा करने के लिए कहा है। यह विज्ञापन कल अखबारों और ऑनलाइन संस्करणों में छपवाए गए थे। बीजेपी और इन अखबारों को चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन न करने पर भी नोटिस दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक-एक सीट पर चुनाव के चलते एग्जिट पोल दिखाने की तारीख 8 मार्च से बढ़ाकर 9 मार्च कर दी है। दोनों राज्यों में आखिरी दौर का चुनाव 8 मार्च को होना है, लेकिन उत्तर प्रदेश की आलापुर और उत्तराखंड में कर्णप्रयाग सीट पर 2 प्रत्याशियों के निधन के कारण आयोग ने इन सीटों पर मतदान स्थगित कर दिया था। इन दोनों सीटों पर मतदान की तारीख 9 मार्च तय की गई है। आयोग ने शुक्रवार को साफ किया कि मतदान खत्म होने के आधे घंटे बाद शाम 5:30 बजे के बाद ही एग्जिट पोल दिखाए जा सकेंगे। और अब कुछ और अहम खबरें। चुनाव आयोग ने वीके शशिकला को एआईएडीएमके महासचिव बनाने के मामले पर पार्टी का जवाब अस्वीकार कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि जवाब में टीटीवी दिनाकरन के हस्ताक्षर थे, जबकि रिकॉर्ड के मुताबिक वो पार्टी में किसी भी पद पर नहीं है। हालांकि एआईएडीएमके के मुताबिक शशिकला के भतीजे दिनाकरन को 23 फरवरी को पार्टी का अंतरिम डिप्टी महासचिव नियुक्त किया गया था। वहीं आयोग ने शशिकला को खुद या फिर अपनी जगह किसी दूसरे पदाधिकारी को हस्ताक्षर करने के लिए कहा है। ओ पनीरसेल्वम गुट ने शशिकला की नियुक्ति को चुनौती देते हुए चुनाव आयोग में याचिका दायर की थी। याचिका के मुताबिक पार्टी महासचिव का चुनाव जनरल काउंसिल नहीं बल्कि प्राथमिक सदस्य करते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद में महिलाओं को आरक्षण देने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें अवसर मुहैया कराना जरूरी है। राष्ट्रपति ने विमेन्स इंडियन एसोसिएशन के शताब्दी समारोह का कल उद्घाटन करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि महिला जनप्रतिनिधियों की तादाद बढ़ाने का काम राजनीतिक दलों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए आरक्षण जैसी संवैधानिक व्यवस्था जरूरी है और इससे महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी। राष्ट्रपति ने इस तथ्य पर निराशा जताई कि लोकसभा में महज 11.3% महिला सांसद हैं, जबकि वैश्विक औसत 22.8% का है। राष्ट्रपति ने कहा कि जीडीपी में हर तरह की चीजें शामिल होती हैं, लेकिन महिलाओं का योगदान शामिल नहीं होता। जीएसटी परिषद की आज अहम बैठक होनी है, जिसमें पूरक विधेयकों को अंतिम रूप दिया जाना है। इन विधेयकों को अगले हफ्ते से शुरू हो रहे संसद सत्र में पेश किया जाएगा। बैठक में केंद्रीय, राज्य और एकीकृत जीएसटी विधेयकों को विचार के बाद अंतिम रूप दिया जा सकता है। जीएसटी परिषद की पिछले महीने हुई बैठक में राज्य को क्षतिपूर्ति संबंधी कानून को मंजूरी दी जा चुकी है। सरकार 1 जुलाई से जीएसटी लागू करना चाहती है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार नोटबंदी का असर कम दिखाने के लिए जीडीपी मापने के पैमाने को बदल चुकी है। दिल्ली में कल एक सेमिनार में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नोटबंदी और जीडीपी से जुड़े आंकड़ों के चलते आरबीआई और सीएसओ जैसी संस्थाओं में भरोसा कम हुआ है। कांग्रेस ने नोटबंदी और अर्थव्यवस्था पर उसके असर पर सेमिनार का आयोजन किया। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि नोटबंदी का फैसला आरबीआई की बजाय सरकार की ओर से लिया गया। बिना तैयारी के लिए गए इस फैसले में इससे तय प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का हर क्षेत्र पर बुरा असर पड़ा है। 25 करोड़ दैनिक मजदूरों में से ज्यादातर को बेरोजगार होकर गांव लौटना पड़ा। GVA, net of agriculture and net of government and net of utilities
It's a clear declining trend. It's at this stage that you did demonetization, and let's wait for the fourth quarter number. I have no doubt in my mind the fourth quarter will only confirm the fact that the economy has declined and the economy was hit very, very badly by demonetization. पी चिदंबरम ने कहा कि सरकार ने जीडीपी मापने के पैमाने को बदल दिया है। इसके जरिए नोटबंदी के असर को कम दिखाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने दावा किया कि नोटबंदी से सरकारी खर्च, कृषि पैदावार और सरकारी बिल भुगतान को छोड़कर सब गिरा। अगले साल तक इसका बुरा असर अर्थव्यवस्था में जारी रहेगा। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने नोटबंदी को देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया। उन्होंने जेपीसी बनाकर इसकी जांच कराने की मांग की और उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी पर बेतहाशा खर्च करने का आरोप लगाया। मैं समझता हूं कि एक जेपीसी होनी चाहिए और पूरी जांच होनी चाहिए कि ये पैसा बैंक में कैसे गया और कैसे लोगों ने नोटबंदी की और इसमें कौन शामिल है, कौन सा राजनीतिक दल शामिल है। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मुंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा कि काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार के पास कर सुधार, नए कानून जैसे कई विकल्प हैं। विमुद्रीकरण इसका समाधान नहीं हो सकता। If you really want to control the generation of new black money, you have to make some policy changes that would somehow make the system more transparent, that would increase the incentive for compliance, that would improve the quality of tax administration, that will modernize the system of tax administration, and so on. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जिस तरह से नोटबंदी और जीडीपी के आंकड़े पेश कर रही है, उससे सीएसओ और आरबीआई जैसे सरकारी संस्थानों को लेकर लोगों का अविश्वास बढ़ा है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में कांग्रेस ने कल केंद्र और दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। युवक कांग्रेस ने जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करने की कोशिश की, वहीं कांग्रेस महिला मोर्चा ने बीजेपी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें हैं कांग्रेस महिला मोर्चा, युवक कांग्रेस और दिल्ली कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की। युवक कांग्रेस ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया। उधर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की अगुवाई में व्यापारियों ने सिविक सेंटर के सामने कन्वर्जन चार्ज और पार्किंग शुल्क के विरोध में प्रदर्शन किया। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने आरोप लगाया कि एमसीडी और दिल्ली सरकार विज्ञापनों में पैसा बहा रही है और व्यापारियों पर बोझ डाल रही है। आज ये सब व्यापारी हम लोगों के साथ में है। व्यापारियों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। वैट की दिक्कतें व्यापारियों को हो रही है, फिर कन्वर्जन चार्जेस व्यापारियों से गलत अनाप शनाप लिए जा रहे हैं, लेकिन इस सरकार के पास में इन सब लोगों को पैसे देने को नहीं है। गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस महिला मोर्चा ने दिल्ली बीजेपी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि एनडीए सरकार महंगाई को रोकने में नाकाम रही है। मोदी सरकार के चलते आज हाल ये है कि दाल 200 रुपए किलो खाई जनता ने। आज गैस सिलेंडर के भाव 777 से ज्यादा हो गए हैं। तो मोदी जी कहाँ हैं? आप क्यों नहीं महंगाई को मुद्दे पे कुछ कहते हैं? और अब जनता इतनी त्रस्त हो गई महंगाई की मार से। सरकार ने बीते बुधवार को बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 86 रुपए बढ़ा दी थी। सितंबर 2016 में बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर करीब 466 रुपए में मिलता था, लेकिन अब तक 6 किस्तों में 271 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। अनु दीवान और प्रणव गोस्वामी के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। कर्ज और फसल चौपट होने से किसान आत्महत्या पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि लगता है कि सरकार असल समस्या से निपटने के लिए गलत दिशा में काम कर रही है। शीर्ष अदालत ने कल कहा कि खुदकुशी करने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा देने से समस्या हल नहीं होगी। कोर्ट ने सरकार से किसानों के लिए नीतियों की जानकारी भी मांगी है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला बेहद महत्वपूर्ण है। किसान कर्ज चुकाने में असमर्थ होने पर आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं। सरकार को इसे ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए नीतियां बनानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि दशकों से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तक मुख्य समस्या का समाधान नहीं निकला है। किसान आत्महत्या पर एक एनजीओ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह बात कही है। मेडिकल से जुड़ी नीट परीक्षा उर्दू में भी लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। केंद्र सरकार, भारतीय चिकित्सा परिषद, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया और सीबीएसई को जवाब देना है। मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने याचिका दायर की है। संगठन का कहना है कि महाराष्ट्र और तेलंगाना सरकार ने उर्दू को भी माध्यम बनाने की मांग की है। फिलहाल नीट परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के साथ गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली, असमी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ में होती है।
नेपाल को जल्द ही पुराने भारतीय नोट बदलने की सुविधा मिलेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल काठमांडू में इसका ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि नेपाल, राष्ट्र बैंक और आरबीआई इसके लिए जल्द ही नियमों का ऐलान करेंगे। इस पर इस हफ्ते आरबीआई और नेपाल के अधिकारियों के बीच इस चर्चा भी हुई है। नेपाल नवंबर से ही इसकी मांग कर रहा है। नेपाल में बड़े पैमाने पर भारतीय मुद्रा चलती है। इसके अलावा भारत में काम करने वाले नेपाली नागरिक भी पैसा घर भेजते हैं। दलाई लामा के अरुणाचल प्रदेश के प्रस्तावित दौरे पर चीन के विरोध पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है। भारत ने साफ किया कि दलाई लामा की प्रस्तावित यात्रा तय समय पर ही होगी। इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने कल कहा कि इससे द्विपक्षीय रिश्तों पर असर पड़ सकता है। दलाई लामा का यह दौरा 4 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच होना है। चीन अरुणाचल को तिब्बत का हिस्सा मानता है। हालांकि भारत कई मौकों पर साफ कर चुका है कि अरुणाचल उसका अभिन्न हिस्सा है। चीन ने कहा कि उसने भारत के सामने आपत्ति दर्ज करा दी है और उसे राजनीतिक प्रतिबद्धता पूरी करनी चाहिए। बात खेलों की। रोहन बोपन्ना और पोलैंड के मार्सन मात्कोस्की की जोड़ी दुबई टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है। कल हुए सेमीफाइनल में उन्होंने लिएंडर पेस और गुइलेर्मो लोपेज को 6-3, 3-6, 10-6 से हराया। दोनों जोड़ियों ने पहले 2 सेट में शानदार खेल दिखाया। बोपन्ना मात्कोस्की ने पहले सेट में 6-3 से आसान जीत दर्ज की, लेकिन दूसरे सेट में पेस लोपेज ने दबदबा बनाए रखा। टाई ब्रेकर तक चले तीसरे सेट में 10-6 से जीत दर्ज करते हुए बोपन्ना मात्कोस्की ने फाइनल में जगह पक्की कर ली। फाइनल में आज उनका मुकाबला होरिया टिकाओ और जीन ग्रॉजर की जोड़ी से होगा। वहीं क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से बेंगलुरु में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारत फिलहाल पुणे टेस्ट हारकर सीरीज में 0-1 से पीछे है। ऐसे में टीम इंडिया की कोशिश इस मैच को जीतकर सीरीज में बराबरी की होगी। भारतीय टीम को पुणे में 333 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा था। कप्तान विराट कोहली पहले ही साफ कर चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए भारतीय गेंदबाजों को सभी विकेट लेने जरूरी हैं। बेंगलुरु में आर अश्विन और रवींद्र जडेजा की स्पिन जोड़ी पर भी सबकी निगाहें होंगी, जो पूरे टेस्ट में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन किया है। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष पीएस संगमा की आज पुण्यतिथि है। पिछले साल आज ही के दिन उनका दिल्ली में निधन हो गया था। उन्होंने 1977 में पहली बार मेघालय की तुरा लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। संगमा 6ठी लोकसभा से लेकर 16वीं लोकसभा के दौरान 9 बार निर्वाचित हुए। वो मेघालय के मुख्यमंत्री भी रहे। 1996 से 1998 तक ये संगमा लोकसभा अध्यक्ष रहे। एक जमाने में कांग्रेस के बड़े नेता रहे संगमा ने 1999 में शरद पवार के साथ मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया। संगमा को 2012 में राष्ट्रपति चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। जनवरी 2013 में उन्होंने नेशनल पीपल्स पार्टी बनाई और 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। मशहूर साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की आज जयंती है। उनका जन्म आज ही के दिन 1921 में बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ। उन्होंने मैला आंचल, परती परिकथा, कितने चौराहे और जुलूस जैसी कई मशहूर रचनाएं की। उन्होंने 1942 में आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। 11 अप्रैल 1977 को उनका निधन हो गया था। और रेणु के रचना संसार पर आप हमारा खास कार्यक्रम उनकी नजर उनका शहर देख सकते हैं राज्यसभा टीवी पर। और अब आखिर में हेडलाइंस। मणिपुर में पहले और उत्तर प्रदेश में छठे दौर का मतदान जारी। शांतिपूर्ण वोटिंग के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 7वें दौर के लिए वाराणसी में बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दिग्गजों का रोड शो। चुनाव आयोग का मणिपुर में बीजेपी पदाधिकारियों पर एफआईआर का आदेश। बिना इजाजत विज्ञापन छापने का मामला। 9 मार्च की शाम तक एग्जिट पोल के प्रसारण पर रोक। राष्ट्रपति का संसद में महिला आरक्षण पर जोर। कहा राजनीतिक दलों की मर्जी नहीं, संवैधानिक व्यवस्था जरूरी। निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने की वकालत। दिल्ली में जीएसटी परिषद की 11वीं बैठक आज। पूरक विधेयकों को दिया जाएगा अंतिम रूप। संसद सत्र के दूसरे हिस्से में किया जाना है पेश। और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से बेंगलुरु में दूसरा टेस्ट। 4 टेस्ट की सीरीज में मेहमान टीम 1-0 से आगे।
दुबई टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में टिकाऊ और रॉजर से बोपन्ना मात्सकोवस्की की भिड़ंत। और फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए कलम गवाह है इसका।